दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। ऐप पर दोस्तों फ्री टेस्ट होता है हर मंडे को और ये हमारा टेस्ट नंबर 9 था। यदि आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो अब हर मंडे को एक्टिव रहें और ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ऐप डाउनलोड पहले ज़रूर कर लें। हमारे चैनल पर नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखें। टेस्ट अटेम्प्ट किया है तो लाइक ज़रूर करना हमें मोटिवेट करने के लिए, और हर टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले का ये दायित्व बनता है कि वो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और आराम से हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे। जो भी भाषा आपको समझ आती है आप इसे समझ सकते हैं। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। 15 ओम का लोड प्रतिरोध के साथ 1 वोल्ट और 5 ओम, 3 वोल्ट और 10 ओम आंतरिक प्रतिरोध के 2 सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं। लोड के सिरों पर वोल्टेज कितनी होगी? देखिए दोस्तों, लोड के सिरों पर वोल्टेज ज्ञात करने के लिए हमें I × R करना होगा, यानी लोड प्रतिरोध और उसमें चलने वाली धारा का मान ज्ञात करना होगा। करंट ज्ञात करने के लिए हमें टोटल वोल्टेज बटे टोटल रेजिस्टेंस करना होगा। देखिए वोल्टेज दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं तो 3 और 1 4 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस कितना आएगा? रेजिस्टेंस आएगा 30 ओम। 15 ओम का लोड रेजिस्टेंस, 5 ओम का एक इंटरनल, 10 ओम का दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी करंट आएगी 2/15 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो अब V बराबर I × R कर दो, तो 2/15 इंटू लोड प्रतिरोध का मान भी 15 है तो 2 वोल्ट उत्तर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन का आंसर B होगा, 2 वोल्ट इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल है कि समांतर AC परिपथ में पावर फैक्टर को किससे दर्शाते हैं? सीरीज में R/Z से होता है और समांतर में वैसे Z/R से होता है, लेकिन Z/R जब नहीं दिया हो तो G/Y इसका फॉर्मूला रहता है। R/Z की जगह जब आप रखेंगे तो मान उत्तर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, R/Z जिस तरह से होता है तो उस तरह से यहाँ पर अपने G/Y होता है। B उत्तर सही रहेगा। और अगला सवाल है कि क्रोबार प्रोटेक्शन यूनिट किसके अगेंस्ट हमें सुरक्षा देती है? दोस्तों क्रोबार प्रोटेक्शन एक प्रकार का ओवरलोड प्रोटेक्शन ही होता है। ये हमें सर्ज वोल्टेज या ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन देता है। जिस तरह से लाइटनिंग अरेस्टर यानी तड़ित चालक सर्ज से बचाव करता है, उसी तरह से क्रोबार प्रोटेक्शन जो होता है वो भी हमें ओवर वोल्टेज या सर्ज वोल्टेज से बचाव करता है। आपको C ऑप्शन के साथ जाना था। अगला हमारा सवाल, ट्रांजिस्टर की कोडिंग में पहला अंक और दूसरा अंक किसे दर्शाते हैं? मतलब जैसे ट्रांजिस्टर में लिखा हुआ है BZ, तो ये जो प्रथम अक्षर होता है ये हमेशा बताता है कि वो मटेरियल यानी सेमीकंडक्टर कौन सा यूज हुआ है, सिलिकॉन हुआ है कि जर्मेनियम। और दूसरा जो होता है वो बताता है एप्लीकेशन को कि उसका अनुप्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे B का मतलब सिलिकॉन होता है, A का मतलब जर्मेनियम है। और जैसे इसका BZ की अपन बात करें, यानी ये सिलिकॉन का बना हुआ है और जेनर डायोड है। इस तरह से कोडिंग होती है। A उत्तर सही रहेगा, मटेरियल और उसके अनुप्रयोग को। आगे सवाल पूछा कि निम्न में से किसका उपयोग करके तार का गेज मापा जा सकता है? तार का गेज वैसे तो स्टैंडर्ड वायर गेज SWG से मापा जाता है, लेकिन दूसरा जो तरीका है वो माइक्रोमीटर भी है। माइक्रोमीटर से हम व्यास का मापन करते हैं, आप इसका उत्तर माइक्रोमीटर कर सकते हैं। वैसे देखो, हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व नापता है, हाइग्रोमीटर नमी या मॉइस्चर नापता है, और फिलर गेज जो होता है वो एयर गैप नापने के काम आता है। शाफ्ट के चारों ओर जो अंतराल है उसमें एयर गैप कितना है। C उत्तर रहेगा, अभी फ़िलहाल के लिए माइक्रोमीटर आएगा। अगला सवाल है कि AC स्टेटर में प्रति पोल 6 स्लॉट है और 4 पोल है। पोल पिच की गणना कीजिए। देखो पोल पिच का मतलब होता है नंबर ऑफ स्लॉट बटे नंबर ऑफ पोल, यानी एक तरह से देखें तो स्लॉट प्रति पोल को ही हम पोल पिच बोलते हैं। और यहाँ पर देखो स्लॉट प्रति पोल का मान हमें दिया हुआ है स्पष्टतः 6, इसलिए पोल पिच का मान भी कितना होगा? 6 ही होगा, 6 आएगा। कैलकुलेट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि व्यष्टि प्रतिरोध के यानी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, व्यष्टि का मतलब होता है व्यक्तिगत प्रतिरोध, उनके व्युत्पन्न के बीजीय योग का किस प्रकार के संयोजन पर व्युत्पन्न समतुल्य प्रतिरोध दिया जाता है? यानी 1/RT करते हैं, ना कि सीधा RT करते हैं। और कैसे निकालते हैं? 1/R1 + 1/R2। तो ये पैरेलल कनेक्शन में होता है ऐसा हमारे, समांतर कनेक्शन इसका उत्तर कर देंगे। C ऑप्शन सही रहेगा, समांतर संयोजन में ऐसा होता है।
अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक आदर्श ट्रांसफार्मर की विशेषता नहीं हो सकती। देखो, आदर्श ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग में कोई ओमिक प्रतिरोध नहीं होता है, इसलिए कोई कॉपर लॉस भी नहीं होता है। कॉपर हानि 0 होती है, इसने 50% कॉपर हानि लिखा है ना, तो यही नहीं होगा। आयरन लॉस भी 0 होता है क्योंकि कोई चुंबकीय लीकेज नहीं होता, यानी कोई मैग्नेटिक लीकेज न होने के कारण आयरन लॉस नहीं होता, और वाइंडिंग का कोई ओमिक प्रतिरोध नहीं होने के कारण कॉपर लॉस भी नहीं होता। तो बी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। 50% कॉपर लॉस नहीं होता, कॉपर लॉस 0 ही होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा वायरिंग का सिस्टम नहीं है। देखो, वायरिंग के सिस्टम 3 होते हैं, डीबी सिस्टम, ट्री सिस्टम और रिंग प्रणाली। ये जो ग्रिड सिस्टम है ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रकार होता है, वायरिंग का प्रकार नहीं है। डी उत्तर हो जाएगा। वोल्टेज का पीक वैल्यू 340 वोल्ट है, इसका प्रभावी मान ज्ञात कीजिए। प्रभावी मान बोलते हैं आरएमएस मान को, और आरएमएस मान के लिए फॉर्मूला होता है पीक वैल्यू इंटू 0.707, यानी इस 340 को 0.707 से मल्टीप्लाई कर दो, अपना उत्तर आएगा 240.38 वोल्ट। साथियों, कैलकुलेशन करके आप भी अपने उत्तर का मिलान जरूर करना, कन्फर्म जरूर कर लेना कि यही उत्तर आ रहा है क्या। अगला सवाल है कि इंडिकेटर को या पॉइंटर को किसी कोण से देखने पर पाठ्यांक में त्रुटि आ गई। देखो दोस्तों, मीटर के ठीक सामने खड़े होकर जो रीडिंग लेता है वो शुद्ध मानी जाती है, बाकी लेफ़्ट या राइट साइड में खड़े होकर आप रीडिंग लेते हो तो ये ह्यूमन एरर कहलाता है, यानी मानव ने गलती कर दी। मीटर ने तो सही दिखाया। वैसे देखो, मैंने बताया हुआ है इन्फ्लुएंस एरर में आता है वातावरण की त्रुटि, जैसे ताप, नमी, दोलन, इनके कारण। स्विचिंग एरर का मतलब है कि मीटर का स्विचिंग सही नहीं हुआ, और डिवाइस एरर का मतलब है मीटर में ही त्रुटि थी पहले से ही, यानी मीटर दिखाई गलत रहा है, 4 एम्पियर को वो 6 एम्पियर ही पड़ता है। आगे सवाल दिया कि वायरिंग के सर्किट की पहचान करो। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी विशेषता आपको बताऊं, सभी स्विच 2 वे होते हैं, और एकमात्र वो वायरिंग होती है जिसमें सभी स्विच 2 वे होते हैं, उस वायरिंग का नाम है टनल वायरिंग। सुरंग वाली वायरिंग जो होती है ना, उसमें सभी स्विच 2 वे होते हैं। वैसे तो स्टेयरकेस वायरिंग भी है, उसमें भी 2 2 वे ही लगते हैं, लेकिन उसमें 2 ही 2 वे लगते हैं। ये भी एक पहचान होती है, इसलिए स्टेयरकेस नहीं करना। बाकी इसमें सीधी सी पहचान, ये ध्यान रखो, मैंने पहले भी करवाया हुआ है कि वह कौन सी वायरिंग है जिसमें सभी स्विच 2 वे होते हैं। अगला सवाल, एडी करंट का लाभ क्या है। देखो, वैसे तो एडी करंट की हानियाँ ही होती है, लेकिन मूविंग कॉयल प्रकार के मीटर में एडी करंट जो है वो अवमंदक बल का कार्य दे सकती है, हमें डैम्पिंग टॉर्क प्रदान कर सकती है, और ये हमारे लिए एक फ़ायदा हो गया, बेनिफिट है, यानी डैम्पिंग टॉर्क हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है कि बैटरी के अत्यधिक चार्ज और डिस्चार्ज होने पर जो दोष होता है उसको क्या बोलते हैं। उसको बकलिंग बोलते हैं। सल्फेशन होता है बहुत दिनों तक डिस्चार्ज रखना, कोरोजन होता है टर्मिनल पर अचानक परत जम जाना, और सेडिमेंटेशन होता है शीशे की अशुद्धियाँ तले में एकत्र हो जाना, ये सेडिमेंटेशन दोष कहलाता है। तो ओवर करंट पर चार्ज या डिस्चार्ज करना बकलिंग दोष कहलाता है, यानी प्लेटें मुड़ जाती है और मुड़ने को बोलते हैं बक्कल होना। अगला सवाल है, 0.2 स्लिप है इंडक्शन मोटर में, रोटर इनपुट पावर और कॉपर लॉस का अनुपात कितना होगा। देखो दोस्तों, रोटर कॉपर लॉस के लिए फॉर्मूला होता है स्लिप इनटू इनपुट पावर। तो अब स्लिप के लिए क्या बना, कॉपर लॉस बटे इनपुट पावर बनाना, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, इनपुट पावर बटे कॉपर लॉस पूछा गया है, यानी जो स्लिप थी आपको 1 बटा स्लिप करना है, और 1 बटा स्लिप का मतलब हो गया 1 बटा 0.2। इसका जब कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर आएगा 5, यानी रोटर इनपुट पावर बटे कॉपर लॉस करना है, जबकि 0.2 उत्तर जो है वो कॉपर लॉस बटे इनपुट पावर का है। अगला सवाल है, P और Q 2 चुंबकीय पदार्थ है, तापमान के प्रभाव का इन पर विचार कीजिए कि कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है। ताप में वृद्धि के साथ P पदार्थ जो है वो प्रतिचुंबकीय बन जाता है, और Q पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो, इसकी चुंबकशीलता घटी, ये डाया बन गया, इसका मतलब पहले पेरा था, और जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा वो पहले से डाया था। ए उत्तर हो जाएगा। P जो है वो पेरा मैग्नेटिक है, यानी अनुचुंबकीय है, और Q जो है वो प्रतिचुंबकीय है, डाया मैग्नेट है। अगला सवाल है कि X पदार्थ ऐसा है जिसकी प्रतिरोधकता 10⁻⁸ ओम प्रति सेंटीमीटर है, और Y की प्रतिरोधकता 10⁸ ओम सेंटीमीटर है। तो X और Y क्या है। देखो, जिसमें माइनस में प्रतिरोध है ना वो तो है चालक, और जिसका प्लस में प्रतिरोध है वो है अचालक। तो X जो है वो चालक है, और Y जो है वो अचालक है, यानी इंसुलेटर है। अगला सवाल है कि RMS मान X है, शिखर मान Y है, और औसत मान Z है। फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर का अनुपात बताइए। देखो, फॉर्म फैक्टर होता है RMS मान और औसत मान का अनुपात, यानी X बटे Z होगा। ठीक है, X बटे Z देखो किस में दिया हुआ है,
बी और डी में। दूसरा होता है शिखर मान वाला पीक वैल्यू बटे आरएमएस वैल्यू। तो पीक वैल्यू है वाई और आरएमएस वैल्यू है एक्स, यानी वाई बटे एक्स। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी उत्तर के साथ हम जाएंगे इसमें। अगला हमारा सवाल है, दिए गए प्रतीक की पहचान करें। एक प्रतीक दिया है आपको जिसको सिंबल है उसको पहचान करना है। देखो बहुत ही आसान सा सिंबल है, बेस 1 और बेस 2 और एमीटर नाम के 3 सिरे हैं और ऐसे सिरे जो है वो यूजेटी में होते हैं, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है ना उसमें। एससीआर में एनोड कैथोड और गेट होते हैं। एफईटी में गेट ड्रेन सोर्स। बीजेटी में एमीटर की कलेक्टर और बेस होते हैं। डी उत्तर हो जाएगा, यूजेटी जो है वो इसका है। अगला, उपकरण एक परिपथ में संयोजित है, दोलनदर्शी पर उसकी वेव फॉर्म को देखा गया। वेव फॉर्म कुछ इस प्रकार दिखाई दी। बताइए इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखो भाई, वोल्टेज आगे है और करंट पीछे है, वो भी 90 डिग्री। इसका मतलब प्योर इंडक्टिव सर्किट है। उपकरण जो जुड़ा हुआ है वो इंडक्टिव प्रकार का है, प्रेरणिक प्रकार का है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। करंट लैगिंग है, वोल्टेज आगे है। अगला, निम्न में से कौन करंट के अनुसार निर्धारित नहीं होता। देखो, फ्यूज करंट के आधार पर होता है, सर्किट ब्रेकर और बस बार इनकी होती है। आइसोलेटर जो होता है ना, ये हमेशा नो लोड पर ऑपरेट होता है, इसलिए इसमें करंट रेटिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आइसोलेटर जो है वो करंट के आधार से कभी सेट नहीं होता, उसको हम सीधे लगाते हैं। अगला सवाल है, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर जो है उसका बर्डन किस में देते हैं। यानी सीटीपीटी जो होती है उसकी इकाई वोल्ट एम्पियर में होती है, वीए भी बोल सकते हो आप इसको शॉर्ट में। और कोणीय वेग की गणना किससे करते हैं, तो कोणीय वेग ओमेगा से दर्शाया जाता है और 2 पाई एफ रेडियन प्रति सेकंड होता है। ठीक है, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई एफ के बराबर होती है, रेडियन पर सेकंड इसकी इकाई होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो वेव का नेगेटिव चक्कर आता है तो उस दौरान डायोड की कंडीशन क्या होती है, पॉजिटिव साइकिल में फॉरवर्ड में, और नेगेटिव जो चक्कर आता है उसमें वो रिवर्स बाइस में कनेक्ट होता है। सिंपल से क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इसमें आपको डिटेल देने की ज़रूरत है। और लास्ट में पूछा कि करंट ज्ञात कीजिए। 3 प्रतिरोध R1 R2 सीरीज में जुड़े हुए हैं, R1 R2 R3, और आपको इसका कैलकुलेट करना था करंट। देखो 3, 10, 13 और 5 18 किलो ओम टोटल रेजिस्टेंस आया और 9 वोल्ट की सप्लाई है। तो I बराबर V/R 9/18 0.5 और किलो की जगह मिली एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, उत्तर बनेगा 0.5 मिली एम्पियर। तो बस दोस्तों यही थे 25 क्वेश्चन आज के टेस्ट में। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आपका स्कोर क्या रहा था हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर टेस्ट अटेम्प्ट किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना यार।